आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पावर्स के बारे में कि जो विश्व की जो शक्तियां थी, जो शीत युद्ध के बाद विश्व में उभरी, उनकी क्या भूमिका थी और जो नए देश थे उनका, और जो नए जो शक्तियां रह गई थी उनके साथ कैसा संबंध था। तो आप इस बात को गौर करें कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब यूएसएसआर का विघटन हो गया था और उसमें से रशिया निकल कर आया। और कल जैसे मैंने बात किया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो जितने भी सदस्य देश थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वे विकल्प ढूंढ रहे थे कि किस शक्ति के साथ सहयोग करें, किस शक्ति के साथ मित्रता बढ़ाएं ताकि उनके यहाँ संसाधन पहुंच सके और वे अपने लोगों को बेहतर जिंदगी मुहैया करा सके। तो जो विश्व पटल है उसमें शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, और कारण उसका ये था कि उसका जो दूसरा ध्रुव था यूएसएसआर, उसको उसकी विघटन हो गई थी और उसमें से रशिया एक अलग निकल के आया था। बाकी जो जो टुकड़े थे वो भी स्वतंत्र देश हो गए थे। तो अमेरिका के पास तकनीक था, अमेरिका के पास पैसे थे, और अमेरिका की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी सुदृढ़ थी। तो जो नए देश थे वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ कुछ सहयोग करें। भारत शुरू में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया, उसने रशिया के साथ मित्रता के हाथ बढ़ाए और उससे हथियार खरीदे, उनसे व्यापारिक संबंध बढ़ाए, उनसे जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो रशिया गए, वहाँ से पढ़ाई करके लौटे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि शुरुआती दिनों में, शुरुआत के वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ संबंध नहीं बढ़ाए, रशिया के साथ संबंध बढ़ाए। लेकिन बाद के वर्षों में हम ये देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो अमेरिका की तरफ थोड़ी रुझान आई। कारण उसका ये था कि जो संबंध रशिया के साथ थे वो अपने जगह पे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को दूसरे देशों के साथ सहयोग करने में, दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में अमेरिका एक महत्वपूर्ण कड़ी था, क्योंकि जितने भी यूरोप के देश थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मित्र व्यवहार रखते थे। तो बहुत दिनों तक भारत अमेरिका से अलग नहीं रह सकता था। कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका के साथ सहयोग करना पड़ता। इसलिए भारत ने कुछ कारण थे, जैसे भारत ने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पैन ट्रीटी। कुछ अमेरिका ने भी अड़चन लगाए थे, क्योंकि भारत ने परमाणु जो संधि है उसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन इसके बावजूद बाद के वर्षों में जो हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हुए, उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि हम जो विश्व पटल पे जो शक्तियां हैं उन सब के साथ थोड़े थोड़े जो हम हमारी जो नीति है उसको विस्तार दें। कारण ये था कि पहले जो दो ध्रुव थे उसके विघटन होने के बाद अमेरिका एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर कर आया जिसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं था। उसका कारण ये है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्तियों, जो अपनी जो सैन्य शक्ति है उसमें प्रत्येक वर्ष, ये 2016 का डेटा है, यूएस डॉलर 611 बिलियन खर्च करता है। और उसका जो निकट प्रतिद्वंदी चाइना है वो यूएस डॉलर 215 बिलियन खर्च करता है, डॉलर खर्च करता है। ये 2016 का डेटा है। तो रशिया चूंकि विघटन के बाद कमजोर पड़ा गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो विश्व की जो शक्ति समीकरण है उससे अलग नहीं हुआ था। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसी संदर्भ में चाइना जो है अपनी अर्थव्यवस्था के बलबूते और अपने
बलबूते पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो विश्व में इस वक्त दो शक्तियां जो थी वो प्रभावशाली तरीके से दूसरे देशों को आकर्षित कर रही थी। पहला अमेरिका और दूसरा चाइना। संयोग शुरुआत के दिनों में भारत और चीन के संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में सीमा की जो तनाव हुए, मैं बात 62 के बाद की कर रहा हूँ, मैं बात 1990 के बाद की बात कर रहा हूँ। तो भारत और चीन के साथ युद्ध हो चुका, भारत और चीन में युद्ध हो चुके थे, लेकिन बाद के दिनों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने व्यापार के जरिए संबंध सुधारने की कोशिश की, और ये प्रयास रहा कि हम आपस में सहयोग करें और तनाव जो हमारे यहाँ पे है वो कम रहे। लेकिन अमेरिका की जो शक्ति थी और उसकी जो ताकत थी, उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और इधर चीन जो था वो अपनी जो सैन्य शक्ति है, उसकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो लगातार उन्नत हो रही थी, और वो दूसरे देशों को बहुत प्रभाव डाल रही थी। तो सवाल यह उठता है कि शीत युद्ध के बाद जो विश्व में जो शक्ति समीकरण है वो किस तरह था? वो यूनिपोलर वर्ल्ड था कि सिर्फ एक ध्रुव बच गया अमेरिका और बाकी कोई नहीं, या पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड था कि छोटी छोटे शक्तियां थी, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, जैसे यूके, जैसे रशिया, जैसे चाइना, कुछ हद तक इंडिया, और उनके बीच में एक बड़ी शक्ति अमेरिका थी? या सम स्कॉलर्स सी दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्लाइनिंग अमेरिकन पावर एंड राइजिंग चाइनीज पावर एज पॉसिबल लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जो विश्व पटल था वहाँ पे अमेरिका के साथ साथ चाइना भी था, कुछ और देश भी थे, और उनकी कुछ सीमाएं थी और कुछ उनकी ताकत थी। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट जान लेना चाहिए कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है या उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बड़ी है, और उनकी जो निकट प्रतिद्वंदी है चाइना, उनकी जो सैन्य शक्ति है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उनके आधे के बराबर भी थी। इकोनॉमी में चाइना ने बहुत सुधार किया और काफ़ी हद तक यूएस डॉलर अपने जो यूएस डॉलर को खरीद के रखा। इस तरह से उसने एक बड़ा प्रभाव छोड़ा कि प्रतिद्वंदी के रूप में। लेकिन हम ये देखें कि प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी वो निकट प्रतिद्वंदी नहीं था, वो दूरस्थ प्रतिद्वंदी था। और है भी, लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके सैन्य हथियारों को बढ़ाकर और तकनीक में विकसित करके अमेरिका से लगातार मुकाबला करे। लेकिन फिर भी अमेरिका तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आज भी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत है, और सैन्य शक्ति के सामने, उसकी सैन्य शक्ति के सामने कोई दूसरा सैन्य शक्ति निकट भविष्य में नहीं दिखता। रशिया के पास परमाणु शक्ति है, उसने भी अपने अर्थव्यवस्था में सुधार की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ अंदरूनी मामले, कुछ क्षेत्रीय मामलों में फंसा रहा। बाद के दिनों में अभी हाल के वर्षों में रशिया ने कुछ जरूर कोशिश की है, जैसे सीरिया में हमला कर कर, और आपको बता दूं कि रशिया का जो साल 2000 का आंकड़ा है वो 69.9 यूएस बिलियन डॉलर है सैन्य शक्ति का। तो सीरिया पे अटैक कर कर, और जो असद रिजीम है, जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे असद, उनकी जो सरकार है उसको हटाकर वहाँ से कुछ वहाँ पे अपनी भूमिका निभाई।
उसके बाद कुछ क्षेत्रीय व्यापार संगठन हैं, कुछ औद्योगिक संगठन हैं, उसमें भी रशिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें से प्रमुख है ब्रिक्स। ब्रिक्स में का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आप इन बातों को गौर करें कि रशिया शीत युद्ध के बाद लगातार ये कोशिश करता रहा कि किस तरह से वो अपनी पहली अर्थव्यवस्था को ठीक करे, क्योंकि यूएसएसआर के विघटन होने के बाद उसकी शक्ति जो पहले यूएसएसआर जितनी थी वो कमजोर हो गई थी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो एकदम पीछे चले जाए। हाँ, चीन जो था वो तेजी से उभर रहा था विश्व पटल पर, लेकिन रशिया की भूमिका भी बहुत प्रभावशाली ना रहते हुए भी व्यापक थी, क्योंकि जो छोटे देश थे आसपास के एशियाई देश और दक्षिण यूरोप के देश, नहीं पूर्वी यूरोप के देश, वो अभी भी सहयोग और मैत्री का भाव रशिया के साथ रखते थे, और द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ताएं संधि होती रहती थी, जिससे रशिया अपनी जो क्षेत्र में जो ताकत है वो बना कर एशिया पैसिफिक रीजन। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में कुछ आंतरिक चुनौतियां भी हुई। उनके यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, आतंकवाद के आतंकवाद से उसको भी क्षतिग्रस्त हुआ, वो भी हुआ। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, और दूसरे जो नाटो सदस्य देश थे उनके सहयोग से जहाँ लोकतंत्र नहीं था वहाँ भी हमला कर कर लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश की अफगानिस्तान में। तो इससे वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सामने चुनौतियां भी थी कि खुद के देश को, उसकी अर्थव्यवस्था को और बाह्य देश में लोकतंत्र को स्थापना करने में कैसे संतुलन बना सके। अमेरिका के नागरिक भी इस बात को लेके आलोचना करते आए हैं कि क्यों अमेरिका की जो नीति निर्माता है वो दूसरे देशों में जाके लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए सैनिकों के बलिदान दे रहे हैं और उनकी जो पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को दावे के साथ रखना चाहता था कि आज भी विश्व पटल पर उसकी जो सैन्य काबिलियत है वो किसी के मुकाबले बहुत आगे है। So even if American power is in decline, this does not mean that the power of others is necessarily on the rise. तो ये बात महत्वपूर्ण है कि भले ही अमेरिका कहीं किसी मोर्चे पे कमजोर पड़ा हो, लेकिन जो दूसरे देश है ये जरूरी नहीं कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। हाँ, वो आगे बढ़े हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे हैं। कारण यह है कि अमेरिकन कंसिडर एबिलिटी टू परस्यू इट्स ओन एम्बिशंस एंड फ्रस्ट्रेट दोज ऑफ अदर। क्योंकि अमेरिका के पास जो संसाधन है, अमेरिका के पास जो तकनीक है, अमेरिका के पास जो अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका के पास जो मानव शक्ति है, वो किसी भी दुश्मन को, किसी भी उभरते हुए देश को परेशान करने के लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका एकदम से कमज़ोर पड़ गया, या अमेरिका की जो बादशाही थी वो कहीं से चुनौती मिल रही है। चुनौती मिल रही है कुछ मोर्चों पे, लेकिन व्यापक स्तर पर अगर हम देखें तो अमेरिका आज भी विश्व पटल पर इसकी जो भूमिका है वो पहले पंक्ति में है और वो अग्रणी है। मजेदार बात ये रही कि हाल ही के वर्षों में जो क्षेत्रीय विकास है और जो क्षेत्रीय सहयोग है वो बहुत बढ़कर आया। दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में, फिर यूरोप में जैसे यूरोपियन यूनियन बना,
क्योंकि वो जितने भी यूरोप के देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वो चाहते थे कि हम आपस में अगर जुड़ जाएं तो हम एक क्षेत्र के रूप में शक्तिशाली बन सकते हैं और अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। लेकिन देखने को यह आया कि उनके अंदरूनी मामले, उनके वैचारिक मतभेद, उनके सामाजिक जो विभिन्नताएं, वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन डाल रही है। हाँ, वो आज भी एक है, जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, वो अब उससे अलग हो चुका है। शुरू में उसने सहयोग किया, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक ताकत के रूप में अमेरिका को चुनौती नहीं दे रहा। बहुत हद तक उसने सहयोग किया, ये जानते हुए भी कि अमेरिका से मुकाबला करना, शुरू में उन्होंने मुकाबला नहीं किया, शुरू में उन्होंने मैत्री का संबंध रखा, लेकिन बाद में अपनी पहचान बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ कुछ नीति बनाए। अपने जो यूरोप के जो देश थे, खासकर पश्चिमी यूरोप के देश, वो आपस में मिलकर सहयोग किया। उन्होंने अपनी संधि की, अपने जो सैन्य जो खजाने हैं उनको बस सुदृढ़ किया और आपस में सहयोग की भावना को अग्रसर किया। लेकिन अगर बात आती है विश्व पटल पर शक्ति संतुलन की, तो वो कहीं से भी अमेरिका को चुनौती या अमेरिका के बराबर में नहीं खड़े हैं, इतने देश होने के बावजूद। कारण ये है कि अमेरिका की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका जो प्रतिशत है, वो सैन्य जो उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है, उनकी जो रक्षा में जो खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा है बाकी सभी देशों की तुलना में, जितने भी यूरोप देशों की तुलना में। तो इसलिए कहीं से भी अमेरिका को चुनौती नहीं मिल रही। हाँ, एक नया प्रतिद्वंदी जरूर खड़ा हो गया कि हाँ, ये सब मिलकर एक प्रतिद्वंदी के रूप में संभवतः उनको चुनौती दे रही। और इसी बीच चाइना जो है वो लगातार अपने यहाँ आर्थिक रूप से, सैन्य शक्ति के रूप में प्रबल होता गया और वो दक्षिण एशिया में भारत को चुनौती देता गया और विश्व पटल पर अमेरिका को चुनौती देने की मुहिम शुरू की। दक्षिण एशिया में जो साउथ एशिया है, वहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश की। जो हमारे समुद्र के जो रास्ते हैं व्यापार के, वहाँ पर दखल और विशेष दखल देने की कोशिश की। साउथ चाइना सी में तेल के जो खदान निकले हैं, वहाँ पर अब जो चाइना है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो इस तरह से और भी कई सारे ईस्ट चाइना में सी में, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में, तो वहाँ पर चाइना जो है लगातार ये दावा कर रहा है कि वो जो तेल के जो भंडार है वो उनके क्षेत्र में आता है और उस पर पहला हक उनका है। बाकी की जो निकट के जितने भी देश हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस पे एकाधिकार चाइना का है, क्योंकि वहाँ पर तेल का भंडार है और तेल व्यापार के लिए, तेल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन चाइना अपनी सैन्य बल के बल पर और अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर ये बात मनवाने पे तुला हुआ है कि वो जो वहाँ का तेल का भंडारण है वो उनका हिस्सा है। खासकर आज हाल के वर्षों में चाइना ने जो मध्य एशिया है, मिडिल ईस्ट, जो खाड़ी के देश हैं और मिडिल ईस्ट जो है मध्य एशिया, वहाँ पर भी बहुत सक्रिय हुआ है। इट पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जो समुद्र में नौसेना के जो संयुक्त कौशल है उनके उसमें भी चाइना बहुत सक्रिय है। रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। रशिया इन द मेडिटेरियन सी इन 2015 एंड Baltic in 2017, as well as in 2017 acquisition of naval facilities in Djibouti and
हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और डिजबुटी में चाइना बहुत सक्रिय रहा है और बहुत सक्रिय है भी, और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एशिया महासागर में और जो एशिया के जो क्षेत्र है वहाँ पर अपनी जो ताकत है दूसरे छोटे देशों के सहयोग से कैसे बढ़ाए। शुरुआत वो आर्थिक मदद से करता है चाइना, फिर सैन्य सहयोग करता है, फिर जो समुद्र जो समुद्र समुद्र तल के निकट जो देश हैं उनके साथ उनके जो बंदरगाह है वहाँ पे अपने सैन्य ठिकाने लगाता है, और शुरू में ये कहता है कि हम सहयोग कर कर मिलकर एक ड्रिल करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने जो निहित स्वार्थ है उसको पालन करता है और उनके जो बंदरगाह है वहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने बनाने में कामयाब होता है, जिससे वो भारत और अमेरिका को ये बता सके कि उसकी शक्ति सिर्फ उसके क्षेत्रफल में ही सीमित नहीं है, वरन वो दूसरे देशों में और अपने क्षेत्र में भी एक बड़ी भूमिका निभाने में काबिल है। क्योंकि जो छोटे देश है अगर उसको सहयोग दे रहे हैं और चाइना को अपने बेड़े को सैन्य कारणों से इस्तेमाल करने में सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत और दूसरे देशों के लिए चुनौती है। दुर्भाग्यवश भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसमें चाइना की मदद कर रहा है, और जो छोटे देश हैं जैसे श्रीलंका, जैसे नेपाल, जैसे अफगानिस्तान, वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से भारत के साथ सहयोग नहीं कर रहे और चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये बात देखिए, विशेष ध्यान रखिए कि 2016 के जो आंकड़े हैं उसमें भारत की जो सैन्य सकल घरेलू उत्पाद का जो भारत की जो मतलब खर्च है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, वो 56 बिलियन डॉलर है, US बिलियन डॉलर। मॉस्को का 69.9 बिलियन डॉलर है, चाइना का 215 बिलियन डॉलर है 2016 का, और अमेरिका का 611 बिलियन डॉलर। और एक बात और निकल कर आई कि आजकल जो प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो भी बहुत तेजी से, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है, जैसे जैसे औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है, तो जो पलायन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। तो ये भी जो हमारे नीति निर्माता है विश्व के, उनके सामने बहुत चुनौती पड़ रही है। द फ्लड ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया से नॉर्थ अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, which has been an ongoing conflict in Syria, सीरिया की जो लड़ाइयाँ in Libya has strained European and financial resources, caused friction among यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। तो जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में सहयोग होने के बावजूद भी कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं है, खासकर पलायन को लेकर, खासकर जो तनाव हो रहे हैं दूसरे देशों को लेकर, और कैसे वो सहयोग करते हैं अमेरिका को नाटो के थ्रू। तो कल जैसे मैंने बताया था कि नाटो जो है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो सदस्य देश हैं अमेरिका के साथ, वो पश्चिमी यूरोप के कुछ देश हैं उसमें, खासकर फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो वहाँ पे सैन्य शक्ति भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो किसी भी ऐसे तनाव क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करे, और वहाँ पर जो भी गैर लोकतांत्रिक
सत्ता है उसको हटाकर लोकतांत्रिक सत्ता को कायम करे, जैसे अफगानिस्तान में, जैसे इराक में। तो उसमें इनकी भूमिका, यूरोपियन यूनियन की भूमिका कैसे रहेगी? तो सदस्य देशों में ये आम सहमति नहीं है कि वो अमेरिका को पूर्ण रूप से सहयोग करें इन मामलों में, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से बहुत चुनौती है उनके सामने भी, उनकी अर्थव्यवस्था कि उनको कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में विश्व में जो शक्ति संतुलन है, जो शक्तिशाली देश है, महाशक्ति है, उनमें कुछ बिंदु में कुछ देशों की बहुत ताकत है और कुछ बिंदु पे कुछ देशों की ताकत बहुत सीमित है। कुछ देश किन बिंदुओं पर कमजोर है, कुछ देश कुछ बिंदु पे बहुत ताकतवर है। कुछ देश आपस में मिलकर बहुत सहयोग कर रहे हैं और ताकतवर प्रदर्शन, अपनी जो ताकत है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ अकेले ही अपने आर्थिक और सैन्य बलबूते पे दूसरे समूहों को या दूसरे देशों को चुनौती दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला उदाहरण है चाइना। तो आज ये कहना कि हु इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्लोबल ग्रेट पावर, उसमें विद्वानों में थोड़ा मतभेद है कि कौन एक्चुअल पावर है, कौन पोटेंशियल। पोटेंशियल पावर के रूप में भारत को भी प्रदर्शित किया जाता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रदर्शित किया जाता है, भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको भी कहा जाता है कि विश्व में बहुत ही प्रभावशाली है, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन भारत की आंतरिक चुनौतियां, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो आंतरिक कला है, और खासकर आतंकवाद, खासकर जो नक्सलिज्म, भारत में बेरोजगारी, भारत में कुपोषण, ये सब चुनौतियां भारत के जो नीति निर्माता हैं उनके सामने बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर हम विश्व में भारत को उभरता हुआ शक्तिशाली देश बनाने की ये अगर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भारत अपने आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होगा, विश्व पटल पर वो चाहकर भी अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकता। कुछ दूसरे कारण हैं, जैसे कि भारत की जो सिनेमा है, भारत की जो खान पान है, भारत की जो योगा है, भारत ने जो योग दिया है, उससे विश्व पटल पर लोग उसे अपना रहे हैं और भारत को पहचान मिल रही है। लेकिन जब बात आती है शक्ति की, जब बात आती है अर्थव्यवस्था की, जब बात आती है सैन्य की, तो भारत के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां हैं जिसको पूर्ण किए बगैर ये कहना गलत होगा कि भारत एक विश्व शक्तिशाली देश है। वो एक संभवतः एक महाशक्ति है, लेकिन उसके सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं जिसे पूर्ण रूप से ठीक है, पूर्ण रूप से सुधारे बगैर उसे वो दर्जा नहीं मिल सकता जो दर्जा आज अमेरिका, जो दर्जा आज चाइना, जो दर्जा फ्रांस या जर्मनी को। और शीत युद्ध के बाद भारत और रशिया के बीच में जो संबंध हुए, जो मधुर संबंध हुए, वो हाल के दिनों में उनमें कुछ बदलाव आए। शुरू में तकनीक के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में रशिया ने बहुत सहयोग किया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत, चीन, चाइना और रशिया के निकट संबंध को देखते हुए, निकट सहयोग को देखते हुए, ये कहना गलत है कि भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है वो किसी बदलाव से परे है, क्योंकि रशिया आज ये स्वीकार करता है कि चाइना किसी मामले में वो उससे आगे है और उसके अधीन रहकर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। एक मामले में रशिया आगे है वो तो ठीक है, लेकिन जिन मामलों में रशिया आगे नहीं है उन मामलों में रशिया चाइना के अधीन होकर अपने आप को
संतुलित रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन भारत और चीन के बीच में जिस तरह से अपने क्षेत्र में दक्षिण एशिया में और एशिया है, वहाँ पे जिस तरह से जो प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पर रशिया से कोई बहुत ज़्यादा मदद की उम्मीद करना भारत की नीति निर्माताओं के लिए व्यवहारिक नहीं है आज के संदर्भ में। किसी वक्त था जब रशिया उसको मदद करता था, इसलिए भारत ने अमेरिका की ओर अग्रसर किया। भारत ने अमेरिका के साथ, कल मैंने बताया था परमाणु निशस्त्रीकरण, वो गलत है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। भारत ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील बनाया, जिसको बोलते हैं भारत अमेरिका असैन्य परमाणु संधि। तो उसके सही हिंदी शब्दावली है भारत अमेरिका असैन्य परमाणु संधि। भारत ने अमेरिका के साथ मित्रता की, भारत ने सैन्य जो सैन्य शक्ति है उसको रशिया के साथ तो बरकरार रखा ही, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका के साथ भी बहुत इसने सहयोग बढ़ाया। कुछ सैन्य शक्ति से खरीदे, जैसे कि फाइटर प्लेन्स और कुछ लड़ाकू विमान, कुछ हथियार फ्रांस के साथ भी उसने खरीदे, जर्मनी के साथ भी उसने संधि की। तो इस तरह से भारत भी लगातार ये विकल्प तलाश रहा है कि किस तरह से जो विश्व के दूसरे शक्तिशाली देश हैं उनके साथ किस तरह से सहयोग बढ़ाए, और किस तरीके से जो चाइना चुनौती दे रहा है उसे अपने क्षेत्र में उसको संतुलित किया जाए। क्योंकि चाइना खुद तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ रशिया के साथ और छोटे छोटे जो देश हैं, जो हमारे दक्षिण एशिया में, उनके सहयोग से भारत को लगातार चुनौती दे रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से भारत भी ये विकल्प खुला रखना चाहता है कि जरूरत पड़ने पे अगर चाइना उसको चुनौती दे रहा है तो दूसरे महाशक्तियों की मदद से, दूसरे शक्तिशाली देशों की मदद से कैसे उस चुनौती को तोड़ा जाए और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्षेत्र में भी और विश्व स्तर पर। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको अगर हम देखें कि जो द्वितीय शीत युद्ध के बाद उत्पन्न हुए, द कंटिन्यूड रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो लगातार आपसी सहयोग और अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी हो रही है शीत युद्ध के बाद। द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन which has resulted in a worldwide reach by broadcast media and the ability to move information of all sorts around the world at lightning speed। तो धीरे धीरे, सर थोड़ा गेट बंद कर दीजिए, सर गेट बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे लगातार, सर गेट बंद कर दीजिए। तो लगातार इन मामलों में ये देखा जा रहा है कि जो सूचना क्रांति और जो मीडिया का जो प्रभाव है वो किस तरीके से देशों के संबंध और सूचनाओं का आदान प्रदान लोगों तक पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे अवगत हो रहे हैं कि आज विश्व पटल पर कौन सी शक्ति उनके देश को चुनौती दे रही है और उनका देश किस देश के साथ मैत्री संबंध बढ़ा रहा है। तो आज जनता और जो नीति निर्माता हैं उनके बीच में कुछ बातें कुछ छुपी नहीं है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो राजनेता थे वो कुछ चीज़ें खुले तौर पर नहीं कहते थे कि हम इस देश के साथ संधि करने जा रहे हैं, इस देश के साथ मित्रता बढ़ाने जा रहे हैं। आज पब्लिक डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ही मुखर है। इससे जो राजनेता है वो भी जो आम जनता है उनसे ये बार बार पूछ रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं कि कैसे हम दूसरे देशों के साथ संबंध रखें और कैसे
आपसी सहयोग बढ़ाएं। कारण ये है कि संबंध सुधरने के साथ साथ लोगों का आना जाना भी बढ़ रहा है, चाहे वो मित्र देशों के साथ हो, चाहे जिन देशों के साथ रिश्ते मधुर नहीं है उनके साथ। तो आम जनता को जोड़ना विदेश नीति में वो आज अ, एक प्रमुख उदाहरण है, जिससे जो नीति निर्माता हैं वो लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं और साथ साथ ऐसी नीति बना रहे हैं जिससे प्रभावशाली तरीके से हम जो वैश्विक चुनौती हैं, जो क्षेत्रीय चुनौती है और जो घरेलू चुनौती है उनको सामना कर सकें। तो देखिए, तीन प्रमुख विशेषताएं हैं शीत युद्ध के बाद की विश्व पटल की। ग्रेट अनसर्टनिटी मतलब महान अनिश्चितता। द कोल्ड वॉर प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल अफेयर दैट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। तो जो शीत युद्ध के समय जो विश्व पटल पर एक तटस्थता थी तटस्थता थी कि दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, एक यूएसएसआर, एक यूएसए, और जो छोटे छोटे देश हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब वैसा नहीं है। अब जो छोटे छोटे देश हैं या जो दूसरी शक्तियां हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति भी बना रही हैं और आपस में सहयोग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी कुछ मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इवन ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, आजकल जो विश्व पटल पर हालात हैं वो बहुत जटिल हो गए हैं। पहले भी जटिल थे लेकिन इतनी जटिलता पहले नहीं थी। पहले पता था कि भाई ये देश के पास ये शक्ति है, ये देश के पास ये शक्ति है। आज जो है देश एक देश के पास शक्ति तो है, लेकिन अगर वो किसके साथ सहयोग कर रहा है, किसके साथ व्यापार बढ़ा रहा है, किसके साथ हथियार खरीद रहा है और किसके साथ शक्ति संतुलन कर रहा है, ये जानना बहुत जटिल हो गया है। क्योंकि एक देश एक से ज़्यादा देशों के साथ आर्थिक संबंध सहयोग कर रहा है, मैत्री का भाव बढ़ा रहा है, और जो अपनी सैन्य शक्ति है उसको भी बढ़ा रहा है। तो ये जानना बहुत जटिल हो गया है कि एक देश किसके साथ जुड़ा है और किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो व्यापारिक रूप से बहुत देशों के साथ जुड़ा हुआ है, और किन देशों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल है। ग्रेट डिफ्यूजनेस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। तो इसी जो दूसरे बिंदु है कि ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो महान जटिलता, उसी का एक और उसके बाद का एक बिंदु है कि जो शक्ति है वो कहाँ पे खुली हुई है और कहाँ पे मुखर रूप से आ रही है। ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा देश मुखर रूप से इतना ताकतवर है और कौन सा देश कम ताकतवर है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि सहयोग कर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो अगर यूरोपियन यूनियन को साथ में ले ले तो उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से चाइना अगर खुद पे आता है तो उसकी एक शक्ति है, लेकिन अगर वो चाइना रशिया के साथ जुड़ जाता है या चाइना दूसरे छोटे देशों के साथ जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति कुछ और उभर कर आती है। ग्रेट डिफ्यूजनेस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। पोस्ट यूएसएसआर कोलैप्स द यूएस हैज री-एग्जामिन्ड इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो जो सोवियत रशिया के विघटन के बाद अमेरिका ने पुनः परीक्षण किया अपने जो दायित्व थे, अपनी जो जवाबदारी थी विश्व की तरफ, ताकि वो अपनी महानता बरकरार रख सके, अपनी जो प्रबलता है, अपनी जो उसकी जो पहचान है कि वो सर्वशक्तिशाली देश है, उसको कहीं ना कहीं उसने लगातार परिभाषित किया और कहीं ना कहीं बार बार इस बात पर जोर दिया। क्योंकि उनके यहाँ जब आतंकवादी हमले हुए तो विश्व पे एक प्रश्न उठा कि क्या सर्वशक्तिशाली देश पर भी आतंकी हमले हो सकते हैं, और क्या उसामा बिन लादेन जैसे बहुत ही सीमित संसाधन के जो संगठन है, क्या अमेरिका जैसे महान शक्तिशाली देश को चुनौती दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने लगातार इस बात को कोशिश की कि वो विश्व पटल पर अपनी प्रबल प्रबल दावेदारी रखे और साथ ही साथ पुनर्भाषित कर सके। और इसी संदर्भ में अमेरिका ने दूसरे छोटे देशों के सहयोग और उनके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना शुरू किया, उनके साथ मैत्री संबंध बढ़ाने शुरू किए, ताकि लगातार उसकी जो सार्वभौमिक छवि है उसको और बढ़ावा मिल सके।
इसी संदर्भ में वो यूरोपियन यूनियन को भी उनको भी किसी तरह से मदद करता है, भारत को भी मदद करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो यूएस डॉलर है उसका बहुत प्रतिशत चाइना ने खरीद रखा है, जो उनका शेयर है। तो आज के संदर्भ में इंटरनेशनल इशू इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है स्टडिंग कोऑपरेशन इन एडिशन टू कॉन्फ्लिक्ट। तो आज सहयोग भी है और तनाव भी है, कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज। तो आज जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे ज्यादा आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो राजनीतिक मुद्दे थे वो अभी कुछ सुलझे कुछ नहीं सुलझे। जैसे सोवियत रशिया का विघटन हुआ तो रशिया निकल कर आया, छोटे और देश निकल कर आ गए। चाइना और भारत के साथ जो तनाव थे वो बॉर्डर अभी भी सुलझा नहीं है। भारत पाकिस्तान के जो संबंध थे वो निकला नहीं है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भारत, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और छोटे देश, बड़े देश आपसी सहयोग व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चुनौती है कि अगर हम शक्ति जो विश्व की जो ताकत और विश्व की जो देश की शक्ति जानना चाहते हैं तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि आपस में जो देश व्यापार करते हैं और संबंध बनाते हैं उनकी क्या काबिलियत है एक देश के रूप में। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उनकी भी प्रमुख भूमिका है। क्या संयुक्त राष्ट्र उतना प्रभावशाली रहा, या क्या संयुक्त राष्ट्र उस प्रभावित तरीके से काम कर सकता है जहां बात आती है आतंकवाद को रोकने में, जहां बात आती है कुपोषण को चुनौती देने में, जहां बात आती है भुखमरी को रोकने में, जहां बात आती है बेरोजगारी को रोकने में, जहां बात आती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे संगठनों में जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे ब्रिक्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो कैसे मदद करते हैं, और इसमें जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका वो कैसे भूमिका निभाते हैं, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जानना। Now the focus is less on the institution and entities and more on what are called international regime। तो जो आज एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो संस्थाओं पे नहीं रिजिम पे जाता है। रिजिम एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब है अरेंजमेंट बिटवीन and among the entities and their patterns of interaction। तो एक कोई देश दूसरे देश के साथ कैसे वार्तालाप करता है, कैसे संबंध रखता है और खुद को कैसे परिभाषित करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के संदर्भ में। फिर जैसे होता है मल्टीलैटरलिज्म, जैसे बहुपक्षीय वार्ता। बहुपक्षीय वार्ता का मतलब ये है कि विभिन्न मोर्चों पर देश जो है आपस में बात कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके और जो पुराने अनसुलझे मुद्दे हैं उनसे आगे बढ़ा जा सके। तो आज के संदर्भ में अगर हम वर्ल्ड पावर को परिभाषित करना चाहते हैं तो हमें सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम वर्ल्ड पावर को डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो वर्ल्ड पावर को परिभाषित करने में अमेरिका अग्रणी है, उसके बाद और भी देश हैं जैसे चाइना, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, जैसे यूरोपियन यूनियन। वो एक देश नहीं है लेकिन एक संघ के रूप में वो भी बहुत ही आगे है। भारत, रशिया, और इनमें हर एक की कुछ चुनौतियां हैं और कुछ उनकी खूबियां हैं। तो अगर हमको एक निष्कर्ष रखना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो शक्ति है, उस आज की जो वर्ल्ड पावर है या आज की जो वैश्विक शक्ति है वो वैश्विक शक्ति सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी है, तभी जाकर वो वैश्विक शक्ति के रूप में परिभाषित हो सकती है। केवल सैन्य शक्ति वैश्विक शक्ति को परिभाषित करने में विफल है और केवल आर्थिक शक्ति वैश्विक शक्ति को परिभाषित करने में पूर्ण नहीं है। तो हमें आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति और आपस में जो लोग देश सहयोग करते हैं उन सभी बिंदुओं को एकत्रित कर कर ये परिभाषित करना पड़ेगा कि आज के संदर्भ में कौन वैश्विक शक्ति है। और इन सब के
ध्यान में रखते हुए अमेरिका आज भी एक ऐसे स्थान पर है जहां उसको चुनौती देना मुश्किल है। हाँ, प्रतिद्वंदी बढ़ रहे हैं लेकिन इतने भी निकट नहीं आए हैं कि उसको चुनौती दे सके। तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको प्रश्न हो, वो कृपया मुझसे पूछें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात थोड़ी अ, समझ में आई होगी। अगर आपको बात ये नहीं समझ में आई तो आप कृपया डाउट पूछें, क्वेरीज पूछें। धन्यवाद।